नमस्कार, जय हिंद मित्रों, वेलकम टू धमाल स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की तरह आपके शरीर के अंदर भी एक पूरी रहस्यमय दुनिया बसी हुई है? आइए जानते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई के बारे में। एक ऐसी हाईटेक शहर जो 24 घंटे बिना थके काम करता है। पर यह कोई शहर नहीं, यह आपके अंदर मौजूद एक सेल है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आपके शरीर में इतने सेल्स हैं कि अगर उन्हें एक लाइन में खड़ा किया जाए तो वह पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा लेंगे। लेकिन ये नन्हे सेल्स काम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार मित्रों, तो दोस्तों आज हम दोबारा से क्लास 9 का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चैप्टर देखने वाले हैं और ये होने वाला है हमारा वंशोड़ लेक्चर। किस चैप्टर का? चैप्टर द सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का। ये यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट लिख दिया है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा, जो नई एनसीईआरटी आई है, क्यूरियोसिटी नहीं, एक्सप्लोरेशन, उसके ऊपर बात करेंगे 2026-27। सबसे पहली बात, चैप्टर के नाम में हमने देखा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इससे काटकर आप बिल्डिंग ब्लॉक लिख लीजिएगा। इसे मैं काट देता हूं ऐसे, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब इस चैप्टर के नाम में ही देखिए, सेल जो है हमारा, सेल सेल का मतलब आपको देखना है। सेल होता क्या है? जैसे आपने यहाँ पर देखा, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। चैप्टर के नाम में सेल क्या है? इकाई है, छोटी सी इकाई जो हमारी क्या करती है, बिल्डिंग के ब्लॉक है हमारी इकाई के। मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है। सबसे पहले मान लीजिए आप घर की बात करें, आपका घर किससे बना है? आपका घर छोटी 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 ईंटों से मिलकर बना है, ब्रिक से मिलकर बना है, ठीक है। छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, ठीक है। छोटे छोटे ब्लॉक्स कह सकते हैं आप इन्हें, कह सकते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स। इनसे मिलकर आपका घर बना है, ठीक है। इनसे मिलकर आपका घर बना है। अगर आप ईंटे ईंटे जोड़ते जाएंगे, ईंटे ए जोड़ दी, इसके ऊपर ईंटे, ईंटे ईंटे जोड़ते जाएंगे, उससे बनेगी हमारी क्या? उससे बनेगी हमारी दीवार। दीवार बन जाएगी, ठीक है, दीवार बन गई। अब ये जो दीवार है, कई सारी दीवार एक साथ मिला दी तो बन गए हमारे कमरे, बन गए कमरे, बन गए कमरे। कई सारे कमरे अगर हमने एक साथ मिला दिए तब बनेगा हमारा घर, हाउस। तब हमारा घर हाउस बनेगा। वैसे ही सबसे छोटी चीज जो हमारे ऑर्गेनिज्म को बनाती है, स्मॉलेस्ट चीज जो हमारे ऑर्गेनिज्म को बनाती है, वो होती है सेल। तो ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से। सेल, कई सारे सेल आपस में जुड़कर एक ही प्रकार का फंक्शन काम करने लग जाए, एक ही प्रकार का काम करने लग जाए। सेल, कई प्रकार के सेल, एक ही प्रकार के सेल होने चाहिए और एक ही फंक्शन काम कर रहे हैं, तो वो बन गए टिश्यू, वो बन गए टिश्यू। अब ये कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं। एक ऑर्गन जैसे आप किडनी ले लीजिए, लंग्स ले लीजिए, कई सारे टिश्यू मिल गए, लंग्स बना लिया। कई सारे लंग्स टिश्यू मिल गए, किडनी बना लिया। अब ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन हमारा ऐसे मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हमारा घर किससे बना था? हमारा घर बना था ईंटों से। ईंटों से दीवार बनी, कई सारी दीवार मिला दी, उससे हमारे कमरे बने। कई सारे कमरे हमने मिला दी, तब बना हमारा हाउस, घर। वैसे ही सबसे छोटी चीज जो हमारे ऑर्गेनिज्म को बनाती है वो है हमारा सेल। कई सारे सेल मिल गए, टिश्यू बन गया। कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लिए, जैसे लंग्स और किडनी। कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया और लंग्स से मिलकर बना है, और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, किडनी से मिलकर बना है। ऑर्गन सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे ये सारे कमरे मिलकर घर बनाते थे, हाउस। ये सारी बात हुई। सेल क्या है? सेल कुछ भी नहीं है, सबसे छोटी यूनिट है ऑर्गेनिज्म की, जो उसे जिंदा रहने में हेल्प करती है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? ऑर्गेनिज्म की, जो उसे जिंदा रहने में, लाइफ में
हेल्प करती है। यही हमारा सेल है। अब यहाँ पर सेल की डेफिनेशन दी गई है। व्हाट इज सेल? सेल है क्या? देखिए बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है। व्हाट इज सेल? थिंक ऑफ अ सेल एज अ टाइनेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को ऐसे समझो, वो एक इकाई है। मान लीजिए आपने घर बनाया, घर किससे बना है? दीवारों से। दीवारें किससे बनी है? दीवारें किससे बनी है? ईंटों से। ईंटें जो है, ईंटें, ये जो ब्रिक्स है हमारी, ब्रिक्स, ये कई सारी ब्रिक्स आपस में मिलकर जो है हमारा हाउस बना लेती है। हाउस बना लेती है कई सारी ईंट एक साथ मिलकर। वैसे ही कई सारे जो सेल है, कई सारे जो सेल है, सेल, वो मिलकर हमारे क्या बना लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो बायोटिक चीज बना लेते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये था हमारा सेल, जो कि ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा है। अब यहाँ पर लिखा है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ भी नहीं है, ये क्या है? स्ट्रक्चर देती है। जैसे ईंट थी, ईंटें, ईंटों से मिलकर क्या बनी है हमारी? ये ईंटें, ईंटें, एक ईंट, 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 ईंट मिलकर क्या बना दी? दीवार बना दी। दीवार क्या है? दीवार का पूरा स्ट्रक्चर है कि वो रेक्टेंगल शेप में ही रहेगी। पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है ईंटें, छोटी छोटी ईंटें। दीवार को छोटी छोटी ईंटें, ब्रिक्स, ब्रिक्स उसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। वैसे ही कई सारे सेल मिल गए, कई सारे सेल, सेल मिलकर ही तो ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। ये कई सारे छोटे छोटे सेल मिल गए, ये बना लिया ऑर्गेनिज्म। ये क्या कर रही है? एकदम फिक्स्ड स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड कर रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इस वजह से हमने कहा, क्या कहा? द सेल इज द स्ट्रक्चरल, जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। ऐसी छोटी यूनिट जो हमें जिंदा रहने में हेल्प करे और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एंड फंक्शनल यूनिट, सबसे पहले स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई, ठीक है, ये हमने समझ लिया। स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, जिंदा रहने में हेल्प कर रही है। अब ये फंक्शनल यूनिट क्या है? मान लीजिए घर है, ये बना लिया आपने घर, कई सारे ब्रिक्स से मिलकर बना है, ये घर है, ठीक है, ये बना लिया मैंने घर। ये जो घर है कई सारी ईंटों से मिलकर बना है। मान लीजिए बाहर आ गई बारिश, बहुत तेज बारिश, तूफान आ रहा है, ये बहुत तेज बारिश, तूफान, तो क्या उस पर, घर पर अटैक करने पाएगा? अगर तेज हुआ तब तो कर पाएगा, लेकिन अगर कम है तो नहीं कर पाएगा, वो बचा कर रखेगा, वो बचा कर रखेगा इसे, ठीक है। तो घर का फंक्शन क्या हो गया? घर का फंक्शन हो गया हमें प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन का घर का जो है फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है, एक फंक्शन ये हो गया। ये हमें क्या करता है? घर में क्या करते हैं? हम रहते हैं, तो लिविंग, रहने के लिए भी ये फंक्शन हो गया। और जो घर है हमारा, घर, घर में क्या करते हैं? हम सारे काम करते हैं, तो ये सारे घर के फंक्शन हुए। वैसे ही अगर हम सेल की बात करें, सेल, सेल क्या कर रहा है? बहुत ही छोटे लेवल में, अगर आपने सांस ली, आपने सांस ली, जैसे घर ने आपको बचाया तूफान, आंधी तूफान से, सबसे छोटे लेवल पर देखे तो घर भी तो ईंटों से ही बना है, इसका मतलब ईंट बचा रही है। अगर आपने सांस ली, आपने क्या करा? रेस्पिरेशन करा, रेस्पिरेशन करा, तो सबसे छोटे लेवल पर अगर हम जाकर देखेंगे तो वो हमारा सेल ही करेगा। आप नहीं कर रहे, वो सेल ही कर रहा है। जैसे घर की बात करें, घर में क्या है? ईंट, ईंटों से कई ईंट मिलती गई, उससे घर बना है, तो उसने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। लेकिन ईंट जो है, ब्रिक्स, ब्रिकों से ही तो हाउस बना है, हाउस। अगर आपको हाउस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है जो कि ब्रिक से बना है, इसका मतलब ब्रिक भी कंटिन्यूअसली आपको प्रोटेक्शन कर रही है, वो उसकी क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। इस वजह से हमने कह दिया सेल इज द स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फंक्शनल यूनिट, फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, कई सारे फंक्शन वो काम करता है, कई सारे काम, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और क्या बोलते हैं, डाइजेशन, कई सारे जो काम है वो सेल हमारा करता रहता है छोटे से छोटे लेवल पर। इसलिए हमने सेल को बोला है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है और फंक्शन भी, आपका जो सारे फंक्शन है, सारे काम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम, वो जो है सबसे छोटे लेवल पर सेल ही आपका कर रहा होता है, ठीक है। सेल हमने समझ लिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, जस्ट लाइक ब्रिक्स बिल्ड अ हाउस।
बिल्कुल मैंने बता दिया, जैसे ईंट घर को बनाते हैं वैसे सेल तुम्हें बना रहा है। जैसे ईंटों ने घर को बनाया है वैसे ही सेल मिल मिलकर तुम्हें बना रहा है तुम्हें। अब देखिए एग्जांपल, अब ये बताया गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सबसे पहली बात यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब देखिए ये जो यहाँ पर लिखा है यूनिसेल्युलर बना है हमारा यूनि प्लस में सेल्यूलर से, यूनि प्लस में सेलुलर से, ठीक है। यूनि का मतलब जो होता है हमारा एक, सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने, जो एक ही सेल से बने, यहाँ पर देखिए फोटो में भी आपको दिखाया गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने उन्हें हमने नाम दे दिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब होता है कई सारे, कई सारे, मैनी, कई सारे। अब मल्टी सेल्युलर का मतलब हो जाएगा कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ये वाला ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है, ये सेल है, ये सेल है, उससे सेल नहीं है। मान लीजिए ये हमारा सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो कई डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर ये बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी को हमने नाम दे दिया मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बात खत्म। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि अगर सेल नहीं होगा ना, सेल, तो आप भी नहीं होगे, लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो हार्डवेयर है सेल आपकी जिंदगी का। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आती है डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी की। अगर हम बात करें हिस्ट्री में, अगर हम जाए इतिहास में, अगर हम घुसे तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट था। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट था। रॉबर्ट हुक, उसने क्या करा, वो क्या करा, आम के बगीचे में चला गया। आम के बगीचे में रॉबर्ट हुक आम के बगीचे में चला गया, ठीक है। आम देखने लग गया, ओ भाई साहब क्या आम है, वाह। उसने नोटिस किया आम के पेड़ की छाल को, आम के पेड़ की छाल को नोटिस किया और उसे उठा कर लिया है घर पे। आम के पेड़ की छाल को घर पे उठा के लिया है। उनने बना रखा था एक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो कैसा था, वो जो माइक्रोस्कोप था ना दोस्तों, वो था हमारा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है भाई साहब, अरे पुराना वर्जन माइक्रोस्कोप का, वैसे ही फालतू उसने खुद से बनाया है पुराना। जब माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट नहीं करते थे, उसने खुद का सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया। उसमें उसने पेड़ की छाल रखी, ये जो है हमारा, उसने उसमें पेड़ की छाल रखी। उसे नोटिस किया, उसे ऑब्जर्व किया, उस पेड़ की छाल को उसने ऑब्जर्व किया। क्या मिल गया उसे देखने को, उसे कुछ नहीं दिखा, उसे दिखे छोटे छोटे बॉक्सेस, ए स्मॉल स्मॉल बॉक्स दिखे उसे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उसे दिखे। रॉबर्ट हुक की बात कर रहे हैं 1665 में। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे जो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड थे। और उसने क्या देखी थी, उसने ये सेल बॉल देखी थी, सेल बॉल, सेल बॉल उसने नोटिस करी थी जो कि डेड है, जो कि डेड होती है। तो उसने डेड सेल देखे थे फर्स्ट टाइम। उसने कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखे, उनका नाम उसने दे दिया सेल, सेल। और बाद में जाके पता चला होता डेड था, डेड सेल थे। बस यही कहानी थी। क्या था, रॉबर्ट हुक था, बगीचे में गया, आम के पेड़ को देखा, आम के पेड़ की छाल को उठा कर लिया घर में, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, उसे क्या दिखा, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखी, उनको नाम दे दिया सेल। वो जो सेल थे वो मरे हुए थे, डेड थी, तो डेड सेल थे, वो पता लगा बाद में। यही थी कहानी। अब जो डेड सेल थे दोस्तों, ये बने थे हमारे मरिस्टेमेटिक टिश्यू के, मरिस्टेमेटिक टिश्यू के नहीं, मैं बताता हूँ। ये बने थे दोस्तों हमारे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, आप टिश्यू वाले चैप्टर में ही समझ लीजिएगा। मैं वैसे ही बता देता हूँ। ये जो इसने रॉबर्ट हुक ने सेल देखे थे ना, सेल, ये बने थे हमारे कौन से टिश्यू से, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से, इस टिश्यू से बने थे। इसमें एक लिग्निन नामक केमिकल पाया जाता है जो वुड को हार्ड बनाने में हेल्प करता है।
आम का पेड़ था, जाहिर सी बात है वुड तो हार्ड होगी, कौन सा सॉफ्ट होगी, तोड़ के ले जाएंगे आपके आम की पेड़ की लकड़ी को, ऐसे ही नहीं, मशीन लगेगी। तो लिग्निन नामक केमिकल जो इन्हें हार्ड बनाता है, डेड भी होती है। तो इसने टिश्यू देखा स्क्लेरेन्काइमा, जो कि डेड सेल से बना था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में आम के पेड़ में घुस गया है। मैंने खुद से कहानी बनाई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस इसने पेड़ की छाल को देखा था। पेड़ की छाल का नाम क्या था, वो था कॉर्क। इसने कॉर्क को देखा था, कॉर्क को। अब आए हमारे 1674 में एंटोन वेन लीवनहुक। एंटोन वेन लीवनहुक ने क्या करा, इसने पिछले वाले ने रॉबर्ट हुक ने सेल खोज लिए। कौन से, ये थे हमारे डेड सेल, इसने डेड सेल खोज लिए। तो वैसे ही 1674 में बाद में आया एंटोन वेन लीवनहुक, उसने खोज करी लिविंग सेल की, बात खत्म, कोल्ड वाटर में खोज कर दी। अब रॉबर्ट ब्राउन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन क्या ऑब्जर्व करता है, जो हमारा सेल है, सेल के बारे में पता लग गया था बाद में लोगों को, जब इन्होंने बता दिया कि ऐसे सेल नामक चीज होती है तो सेल के बारे में पता लग गया। रॉबर्ट ब्राउन अपने माइक्रोस्कोप में, जो कि उसने खुद से बनाया था, बहुत ही हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप था, वो ऑब्जर्व करता है किसी सेल को। उसे क्या दिखता है, एक सेल के अंदर एक गोला गोला सा, बीच में बहुत ही सेंट्रल गोला गोला सा पार्ट दिखता है, वो बीच में था इसलिए उसका नाम दे दिया उसने न्यूक्लियस। तो इसने 1831 में न्यूक्लियस की खोज करी, ऐसे, ठीक है। अब आए, कौन आए, रूडोल्फ बर्चो आए। ये तो सेल थ्योरी में हम देख लेंगे, सबसे पहले सेल थ्योरी पे चलते हैं। तो दोस्तों ये सेल थ्योरी है हमारी, सेल थ्योरी है, क्या है, देखिए सेल थ्योरी। सबसे पहले ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन सेल, कुछ नहीं है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ये स्टेटमेंट दी हमारी मैथियस शिल्डन ने, लिख देते हैं मैथियस शिल्डन साहेब आए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ठीक है, मैथियस शिल्डन ने। अब द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर एक चीज लिखने भूल गए हैं ये स्लाइड बनाने वाले, एनिमल्स। ये क्या है, बेसिक यूनिट तो है लेकिन एनिमल की है। ये स्टेटमेंट दी हमारी थियोडर स्वैन ने, थियोडर साहब ने। इसे याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले मैथ वाला काम चला, सबसे पहले मैथ ही आता है, मैथ आया मैथियस से, उसने लिविंग की खोज कर दी, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, बात खत्म। फिर आया मैथ में क्या होती है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी, तो मैथ से थ्योरी। उसके बाद आया थियोडर स्वैन, तो थ्योरी से थ्वेडर, तो थ्योरी से थियोडर स्वैन, तो थियोडर साहेब आए, उन्होंने क्या कहा, सारे एनिमल भी सेल से बने हुए हैं। अब बाद में आए रूडोल्फ बर्चो, इसे भी याद करने की ट्रिक बता दूंगा मैं, रूडोल्फ बर्चो, लिख देते हैं रूडोल्फ बर्चो। अब ये बर्चो साहेब क्या कहने लग गए कि जो सारे सेल है ना, सारे सेल, मान लीजिए हमारा सेल था, ये सेल है, ऑल सेल किस कहां से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पिछला सेल होता है, पिछला पेरेंट सेल, उससे सेल अराइज करते हैं, उससे ही नया सेल बनता है। मान लीजिए कोई सेल है, इससे पहले कोई और सेल रहा होगा, उससे पहले कोई और सेल, उससे ये सेल बना, उससे पहले कोई और, सबसे पहले पहला सेल कैसे बना, उसके ऊपर तो पूरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, वो बाद में पढ़ेंगे हम। देखिए इसे हमने नाम दिया है सेल डिवीजन का, मतलब कि सारे सेल जो है पहले पिछले सेल से आते हैं, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारी जो स्टेटमेंट है रूडोल्फ बर्चो ने दी, रूडोल्फ बर्चो ने 1865 में दी, रूडोल्फ बर्चो ने। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए सबसे पहले मैथ वाला काम चला, मैथ में थ्योरी बन गई थियोडर, मैथ में थ्योरी बन गई थियोडर आ गया। अब मैथ और थ्योरी से दोनों से गुस्सा हो गया, एक आदमी आया दोनों से गुस्सा हो गया, तो गुस्से से याद आया आपको रूड, जो रूड आदमी होता है हमेशा गुस्सेला आदमी होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। रूड से रूडोल्फ बर्चो 1865 में इन्होंने सेल थ्योरी कंपोज करी। तो ऐसे बनी दोस्तों हमारी सेल थ्योरी। मैथियस शिल्टन की बात गई है, थियोडर स्वैन की बात करी है,
और रुडोल्फ बर्चो ने ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, रुडोल्फ बर्चो ने। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? एवरी सेल, एवरी सेल यहाँ पर लिखी है, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है एवरी सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर सेल प्री एग्जिस्टिंग पिछले सेल से आते हैं। ये स्टेटमेंट देख लिया हमने। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। ऑर्गेनेल क्या होते हैं? सबसे पहला जो आपको सेल का ऑर्गेनेल पढ़ना है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। मान लीजिए आपकी सेल है, ये रहा हमारा सेल। जो सबसे पहली चीज, आप अगर सेल को स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए घर है, घर किससे बना है? ब्रिक से। वैसे ही ऑर्गेनिज्म में किससे बना है? सेल से। तो आप घर को स्टडी कर रहे हैं, ब्रिक में गए, कैच में गए, ब्रिक में। तो सबसे पहले अगर आप घर में आए तो आपको क्या दिखा? गेट दिखा। वैसे ही अगर आप सबसे पहले अगर सेल को देखेंगे, उसमें आपको दिखेगी क्या? उसमें आपको दीवार दिखेगी, दीवार। अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में सबसे पहले आपको मिलेगी सेल वॉल, सेल वॉल आपको देखने को मिलती है। अगर आप एनिमल सेल की बात करें, सबसे पहले मिलेगी, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये दोनों ही प्लांट में होती है, लेकिन सेल वॉल एनिमल में नहीं होती। बात खत्म। अब इसके बाद आए हम, ये देख लिया आपने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेंट्रल पार्ट है बीच का, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो इसमें जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिला, बीच वाले हिस्से को न्यूक्लियस कह दिया, ठीक है। अब बाकी जो चीज है, बाकी इसमें जो पानी सा है सेल में, मान लीजिए घर है, घर में टंकी है, टंकी के अंदर पानी है, वैसे ही ये जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी पानी होता है। उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो पूरा सेल है, इसके अंदर कोई लिक्विड सा सब्सटेंस भरा हुआ है, इसको नाम दे दिया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको साइटोप्लाज्म का नाम दे दिया। अब साइटोप्लाज्म भी नहीं, और भी चीजें हैं इसमें, यहाँ पर होगा कोई और चीज, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, इसे प्लास्टिड दे दिया, इसे लाइसोसोम। और जो बाकी चीजें हैं, बाकी चीजें हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर ली। जो सबसे पहली बाउंड्री जो हमें देखने को मिलती है एनिमल सेल में, सेल वॉल किसमें दिखती है? सबसे पहली जो बाउंड्री है वो प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है हमें। अगर एनिमल सेल की बात करें, सेल मेम्ब्रेन मिलती है। और सेल वॉल के बाद देखिए, सेल वॉल के जस्ट बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन आती है, और प्लांट सेल में दोनों ही मिलती है आपको, ठीक है। अगर आप सेल की बात करें, सेल में सेंट्रल बहुत ही बीच वाला हिस्सा, उसे न्यूक्लियस नाम दे दिया। जो पानी सा भरा हुआ है सेल में, पानी जैसा चीज, साइटोप्लाज्म नाम दे दिया। जो बाकी चीज माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड, जो बाकी चीज उल्टी सीधी चीजें हैं, उनका नाम दे दिया हमने ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स नाम दे दिया। बात खत्म। ये था दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या हमने खत्म कर दिया? बिल्कुल नहीं। अब हम एक एक चीजों को डिटेल में समझेंगे। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल और न्यूक्लियस। ऑर्गेनल में भी कई सारे टाइप है, उन्हें भी, ये तो बड़े ही आसान है अगर मैं समझाऊं तो। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसके बाद सेल वॉल समझेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म समझेंगे, उसके बाद ऑर्गेनल, फिर न्यूक्लियस। आइए समझते हैं। इस स्लाइड में हम नहीं समझेंगे, इस स्लाइड आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। हम इसे डिटेल्ड वर्जन में समझने वाले हैं, 11th 12th के वर्जन में, क्योंकि 9th में मैं 11 12 जैसा ही पढ़ाऊंगा। चलिए आप चलते हैं हम डिटेल्ड में समझने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है दोस्तों, इसे आप एक और नाम दे सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। जो हमारी सबसे पहली चीज आपको सेल में देखने को मिलती है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये सेल है, तो ये जो सबसे पहली आपको चीज मिलेगी वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वो आपको देखने को मिलेगी। अब उसे हम डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, बिल्कुल 3D डायग्राम के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है सेल मेम्ब्रेन का। देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है उसे आप 3 नाम से जानते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसे आप 3 नाम से जानते हैं। 3 नाम है सेल मेम्ब्रेन के। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों? जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है हमारा ऑल लिविंग कंटेंट, जो सारी लिविंग चीज है,
जो सारी लिविंग चीज हमारे सेल में प्रेजेंट है वो ये हमारा प्लाज्मा है। तो जो इस प्लाज्मा को सारी लिविंग चीज को प्रोटेक्ट करके रखती है ऐसी मेम्ब्रेन, उसका नाम दे दिया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा जो नाम है पड़ता है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वो क्यों पड़ता है? सबसे पहला तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन का नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला नाम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे पहला नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो इसमें सारी लिविंग चीज है, सारी लिविंग चीज सेल के अंदर, उसे हमने नाम दिया है प्लाज्मा का। वो है प्लाज्मा, जो सारी लिविंग चीज है, लिविंग कंटेंट है जो सारे सेल में, वो है प्लाज्मा। जो इस प्लाज्मा को प्रोटेक्ट करके रखती है वो ऐसी बाउंड्री, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दे दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम समझेंगे ये जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्यों है। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसलिए है, मान लीजिए ये हमारा सेल है, ये सेल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड जैसा सब्सटेंस मैंने बताया था, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब ऐसी मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को भी प्रोटेक्ट करके रखे, ऐसी मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को भी प्रोटेक्ट करके रखे, उसे नाम दे दिया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नाम दे दिया, उसे बात खत्म। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करे तो उसे नाम दे दिया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि इसके ही नाम है, 3 नाम है सेल मेम्ब्रेन के। और जो प्लाज्मा को प्रोटेक्ट करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा डेस्मेल्टा, प्लाज्मा लेम्मा क्या है ये? अगर आप हिस्ट्री में कई साल पुराने समय में जाए, हिस्ट्री में जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का नाम था, एक और नाम था प्लाज्मा लेम्मा। प्लाज्मा लेम्मा जो कि ग्रीक वर्ड से आया है। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इसका नाम प्लाज्मा लेम्मा था। अब यहाँ पर ये क्या है? सेमी परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ये है। अब सेमी परमिएबल क्यों है? देखिए सेमी परमिएबल ये क्यों है मेम्ब्रेन। मान लीजिए हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब मान लीजिए यहाँ पर पानी है, पानी को H2O से दिखा रहा हूँ। पानी जो है अंदर जा रहा है, पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, बाहर आ रहा है। ठीक है, अंदर बाहर का काम पानी जाने का कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर फूड है ग्लूकोज यहाँ पर आया। ग्लूकोज अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, क्योंकि वाई डायरेक्शनल जाता है सेल के अंदर भी गया, बाहर भी गया। लेकिन अब ग्लूकोज की जगह अगर मैं कह दूं बैक्टीरिया, अगर ये जो बैक्टीरिया है वो अंदर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये डिजीज कॉज कर देगा। अब बैक्टीरिया की जगह अगर मैं कह दूं, बैक्टीरिया की जगह अगर यहाँ पर आ जाए हमारा वायरस, मैंने क्या कहा? वो भी अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। अगर वो अंदर चला गया तो सारी जो कंट्रोल एबिलिटी है वो वायरस के पास चल जाएगी, वो डिवाइड कर सेल को खत्म कर देगा। इसके कारण बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमने एक चीज देखी, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबसे पहली बाउंड्री है। अगर ये चीजों को अंदर आने देगी, ऐसे ही कोई भी चीज अंदर जा रही है, कोई भी चीज बाहर, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। वायरस भी अंदर आ जाएंगे, फिर बैक्टीरिया भी अंदर आ जाएंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या, उसे होना चाहिए एक सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि कुछ ही चीजों को अंदर आने दे जो कि उसे पता रहे कि वो मेरे फायदे के लिए है या नुकसान के लिए। तो उसे नाम दिया हमने सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब कि वो कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है अपने अंदर, यानी कि सारी चीजें अंदर आ जा रही है। परमिएबल का मतलब होता है एंट्री या परमिशन, मतलब कि कुछ ही चीजों को अंदर आने की परमिशन हो देगी, बाकी जो फालतू की चीजें उन्हें रहने देगी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो सेमी परमिएबल है, बायोलॉजिकल है, लिविंग है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किस लिए लिखा है? क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे कभी भी तो उसका मतलब लिविंग से ही होता है। तो सेमी परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, मतलब कि सेमी परमिएबल है, अलाउ करती है ओनली सर्टेन आइटम टू एंटर एंड एग्जिट थ्रू द मेम्ब्रेन। कुछ ही सेलेक्टेड आइटम जो उसने चूज करे हैं वो एंट्री हो गए, एग्जिट हो गए, उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट वो कंट्रोल करेगी। बायोलॉजिकल है, लिविंग है, वो ऐसी मेम्ब्रेन है।
सेमी परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है। That separate and protects the interior of the cell from the outside environment, the extracellular space। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कही है। मान लीजिए हमारा सेल है, इसमें कई सारी चीजें, इसमें फूड भी हो सकता है जो हमारे सेल को हेल्प करेगा ग्रोथ में। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, ये कई सारे ऑर्गेनल्स हो गए। ऑर्गेनल के ऊपर बाद में बात करेंगे हम, ये ऑर्गेनल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेल है ना, सेल सेल के मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है, जो इसके अंदर चीज भरी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और इसके ऑर्गेनल, इसके जो ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर, बाहर के एनवायरनमेंट से, आउटसाइड से, आउटसाइड एनवायरनमेंट से, जिसे हम कह देते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से जो है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है ये मेम्ब्रेन। इस वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट नहीं करेगी, मान लीजिए बाहर जो है, बाहरी इलाके में बहुत ज्यादा ठंडा, बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, ऐसे तो जो सेल है वो भी जम जाएगा, सेल जो है वो भी जम जाएगा। लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटेक्ट कर रही है बाहरी इन्वायरमेंट से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से, इस वजह से जमता नहीं है। असली कारण तो कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे जमता नहीं है, वो भी हम देखेंगे इसी में, ठीक है। अब दैट सेपरेट, ये हमने देख लिया, सेपरेट करती है इसकी, जो इसकी इंटरनल बाउंड्री है, जो इसके ऑर्गेनल है, उसे बचाकर रखती है बाहरी इन्वायरमेंट से, ठीक है। बाहरी इन्वायरमेंट का जो नाम दिया है वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस नाम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर। यहाँ पर देखिए डायग्राम में लिपिड की बाइलेयर है, ये है सेल मेम्ब्रेन का इलस्ट्रेशन। ये लिपिड की बाइलेयर है। लिपिड क्या होता है, कोई नहीं होता, फैट मॉलिक्यूल्स, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम लिपिड की बाइलेयर कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको गोल 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 और उनके नीचे डंडी, गोल गोल उनके नीचे डंडी, गोल नीचे डंडी, गोल नीचे डंडी, ये जो आपको चीज दिख रही है, इनका ही नाम लिपिड है। ये फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही लिपिड है। ये जो चीज आपको दिख रही है ये है लिपिड्स, ये है लिपिड। ये जो आपको चीज दिख रही है ऊपर, ये हेड, ये इसकी गोल गोल मुंडी और नीचे लंबी लंबी पूंछ, गोल मुंडी प्लस लंबी पूंछ, यही हमारा लिपिड है। और ये जो है हमारी, अगर आप ऊपरी हिस्से को देखें, ये जो ऊपरी हिस्से गोल गोल हिस्से है, इनका नाम दे दिया है हमने हेड, हेड, ये है इसका हेड, और ये है इसकी टेल, ये है इसकी टेल। क्यों, ये इसका सिर है, ये इसकी पूंछ है, वही तो हमने बोला, गोल गोल मुंडी, गोल गोल टेल, पूंछ, ठीक है। ये लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर से बनी है। देखिए ये हो गई हमारी पहली लेयर, सबसे पहली लेयर ऊपर की लेयर, ये हो गई हमारी दूसरी लेयर नीचे की लेयर। जो पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, उनको मिलाकर ये बनी है, इसलिए बाइलेयर बोला। बाइलेयर मतलब दो चीजों से मिलने वाली, तो दो चीजें जो कि लिपिड है, दो लिपिड की लेयर से बनी है, जो कि एक दूसरे के अंदर इंटरस्पर्स्ड है, एक दूसरे के अंदर गड़ी हुई है। देखिए तो ये लिपिड की बाइलेयर है जो हमने देख लिया, ठीक है। लिपिड बाइलेयर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। ये जो बनी होती है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड से और ग्लाइकोलिपिड से। अब फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड क्या है, इनके ही नाम है। ये जो आपको दिख रहा है, ये इतनी सारी चीजें, ये इतनी सारी जो आपको चीज दिख रही है, ये लिपिड जो है, लिपिड की अगर आपने बाइलेयर बना दी, ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, ये दूसरी लेयर, ये फर्स्ट प्लस दूसरी लेयर को ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दूसरी पहली प्लस दूसरी लेयर ही हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। यहाँ पर लिखा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, उससे बनी है ये। और ग्लाइकोलिपिड से बनी है। फॉस्फोलिपिड तो देख लिया, इसमें भी लिपिड है और इसमें भी लिपिड है, लेकिन ये ग्लाइको कहाँ है, ग्लाइको ये क्या चीज है। ग्लाइको जो है हमारा वर्ड आया ग्लूकोज से, ग्लूकोज से, ग्लूकोज से। क्या होता है, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, इनमें क्या होता है, ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, यहाँ पर देखिए ये कुछ मॉलिक्यूल इन पर चिपके हुए हैं, यहाँ पर ये गोल गोल मॉलिक्यूल इन पर, इनके हेड पर चिपके हुए हैं, इनके हेड पर चिपके हुए हैं। किस पर चिपके हुए हैं, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के हेड पर चिपके हुए हैं। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टार्च है, स्टार्च है, स्टार्च होता है हमारा ग्लूकोज, स्टार्च होता है हमारा ग्लूकोज। अगर ये लिपिड पर चिपक गए स्टार्च, तो क्या बोला मैंने, स्टार्च,
स्टार्च अगर हमारे लिपिड पर चिपक गए, स्टार्च प्लस लिपिड्स, वो बन जाते हैं दोस्तों हमारे ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं वो, ग्लाइकोलिपिड। ग्लूकोज चिपक गया तो ग्लाइकोलिपिड। तो इन पर क्या चिपक गया, स्टार्च चिपक गया तो ग्लाइकोलिपिड। उनसे बनी है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर और ग्लाइकोलिपिड से बनी हुई है, बात खत्म है। अब यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलिपिड से बनी है। यूकैरियोट्स एंड सम आर्कियाटाइपिकली है। अब देखिए जो हमारे क्या बोलते हैं, मान लीजिए हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है, इस कोलेस्ट्रॉल चिपके होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल चिपके होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इनका काम क्या होता है, ये मेंटेन करते हैं उसकी फ्लूइडिटी को और प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी को। मतलब कि ये हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिससे ये जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड मतलब फ्लो करती रहे, जैसे पानी है, पानी की तरह फ्लो करती रहे, सॉलिड ना बन जाए, ठोस ना बन जाए। तो ये कोलेस्ट्रॉल हेल्प करते हैं और स्टेबल बनाकर रखते हैं, हिलने डुलने नहीं देते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को। यही काम जो है हमारी किसका काम है, कोलेस्ट्रॉल का काम है। अब यहाँ पर कुछ यूकैरियोटिक सेल हो जाते हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल जो कि हमें आज के समय में देखने को मिलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस है और सारी चीजें, इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। और कुछ आर्किया जो है उनमें हमें स्टीरोल्स मिलते हैं, स्टीरोल्स। जैसे कोलेस्ट्रॉल का काम था एनिमल में फ्लूइडिटी और मेंटेन करना स्टेबिलिटी को, वैसे स्टीरोल्स का भी सेम काम है आर्किया में और यूकैरियोट्स में, बस नाम चेंज कर दिया स्टीरोल्स कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, मैंने बता दिया मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट फ्लूइडिटी। कई डिफरेंट टेम्परेचर में फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो मेम्ब्रेन है कंटेन करती है मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पर देखिए ये हमारी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में क्या है, कुछ प्रोटीन भी गड़े हुए हैं, ठीक है, प्रोटीन गड़े हुए हैं। ये एम्बेडेड है प्रोटीन, इसके अंदर गड़े हुए हैं प्रोटीन। और इसमें जो प्रोटीन के टाइप है, हमें दो टाइप पढ़ने हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर गड़े हुए हैं। ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर गड़े हुए हैं वो है हमारे इंटीग्रल प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन के अंदर गड़े हुए हैं। जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के बाहर गड़े हुए हैं वो है हमारे पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर गड़े हुए हैं उनका नाम है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब कि अंदर, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक मतलब कि बाहर। जो बाहर गड़े पेरिफेरल, जो अंदर गड़े हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, दैट अटैच सरफेस टू, ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच है। अब यहाँ पर जो अंदर गड़े हुए प्रोटीन, जो इंटीग्रल प्रोटीन है अंदर गड़े हुए हैं, ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, ये वर्क करते हैं एज एंजाइम। ये सॉरी एंजाइम नहीं, ये जो हमारे अंदर गड़े हुए हैं प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन जो है, इनका काम क्या है, ये चैनल्स की तरह काम करते हैं, चैनल्स, पंप्स और रिसेप्टर्स इनकी तरह ये जो है प्रोटीन काम करते हैं। मतलब कि चैनल, पंप और रिसेप्टर, मतलब कि यहाँ पर कोई मान लीजिए सब्सटेंस है, ऑक्सीजन आनी है, ऑक्सीजन सेल के अंदर जानी है, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। पानी जो है सेल के अंदर जाना है। एक चीज नोटिस करिए, ये जो है ना सेल, इसकी फॉस्फोलिपिड की जो पूंछ है, वो पानी से नफरत करती है। इसे भी हम समझेंगे क्यों करती है। ये जो इसकी पूंछ है पानी से नफरत करती है, मतलब कि पानी से ये अटैच नहीं हो सकती, पानी को रिपल करेगी, दूर भगाएगी। तो ये दूर भगाएगी तो पानी अंदर कैसे आएगा, तो ये पानी आता है हमारा इनके प्रोटीन्स के द्वारा। इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर तक गड़े हुए हैं, जब तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रास्ता तय करेगा पानी। अब ये जो बाहर गड़े हुए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इनका काम है बस एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिससे जो सेल है वो फंक्शन कर पाए प्रॉपर्ली। ये दोस्तों हमारे खत्म हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का बाहरी का बाहर से जो हमने समझ लिया है। अब हम अंदर घुसेंगे सेल मेम्ब्रेन के। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बात करी गई है, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन के काम के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का काम है सेल एडिशन,
आयन कंडक्टिविटी, सेल सिग्नलिंग, फिर सेल वॉल आई, सेल वॉल के बारे में, फिर ग्लाइकोसाइटोस्केलेशन, ये सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पर फिर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी कई सारी चीजें, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। फिर उसके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। आइए एक एक करके हम इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करती है। किनकी? सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर अंदर आना है इन, या बाहर जाना है आउट सेल के, तो उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। कोई भी सब्सटेंस है वो अंदर आना चाहिए या अंदर आना नहीं चाहिए, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। और ये कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि कुछ चीजों को अंदर आने की परमिशन देती है। जैसे आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए, इन्हें अंदर आने की परमिशन ये नहीं देती क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, इन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं देती। बाकी सारी चीजों को, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, O2 की, ऑक्सीजन और की, CO2 की, ये कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, स्मॉल भी है, छोटे हैं, तो इन्हें आने की परमिशन नहीं दे देगी बड़े बड़े मॉलिक्यूल की। जैसे आयन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे लगेंगे प्रोटीन्स। जो प्रोटीन गड़े हुए थे अंदर, इंटीग्रल प्रोटीन्स, उनका काम इनका ही है, इन्हें ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है, जो हमने अभी देखा, इनका ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। एडिशन में जो सेल मेम्ब्रेन है इन्वॉल्व होती है कई सारी एक्टिविटी में, जैसे सेल एडिशन हो गया, आयन कंडक्टिविटी हो गया, और सेल सिग्नलिंग, सिग्नल में हेल्प करती है। मतलब कि अगर आपका किसी ने थप्पड़ मारा तो वो जो सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले वो लगेगा सिग्नल, उसके जो रिसेप्टर है वो कनेक्ट हो जाएंगे किसके साथ? न्यूरोट्रांसमीटर या अदर केमिकल सिग्नल के साथ वो कनेक्ट होकर ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएंगे। उस फिर आपको पता लगा अच्छा उसने थप्पड़ मारा है। एंड सर्व एज द अटैचमेंट सरफेस फॉर सेल, मतलब कि एक्स्ट्रा सेल, कोई भी इसमें लिखा है सेल वॉल से पहले जो है वो सेल मेम्ब्रेन आती है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर उनसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो हमने देखा। अब यहाँ पर लिखा है सेल वॉल में अगर आप कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दे, सेल वॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट, उसको ही हमने ग्लाइकोकैलिक्स नाम दिया है। देखिए यहाँ पर, देखिए सेल वॉल है, बिल्कुल है, इसमें क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट गड़े हुए हैं, इनका नाम दे दिया ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब प्रोटीन फाइबर, जो प्रोटीन फाइबर है कोल्ड द साइटोस्केलेटन, जो प्रोटीन फाइबर है ये, जैसे सेल वॉल में जो प्रोटीन फाइबर ये गड़े हुए हैं, ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं, साइटोस्केलेटन का काम करते हैं। इनका नाम, इनका बस नाम दिया हुआ है साइटोस्केलेटन, फॉर्म करते हैं, स्केलेटन ढांचा बनाते हैं ये। इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोलॉजी की अगर फील्ड में हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन जो है आर्टिफिशियली बनाई जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ध्यान से देखना पड़ेगा। फॉस्फोलिपिड, सबसे पहली बात, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें आए हम सबसे पहले हमने देखा ये मुंडी, ये इसकी हेड, ये मुंडी, ये हेड, मुंडी प्लस हेड बन गई फॉस्फोलिपिड, उसके ऊपर ही बात करेंगे। फॉस्फोलिपिड क्या है? अरेंज्ड इन अ डबल लेयर लिपिड बाइलेयर। यहाँ पर ये डबल लेयर में अरेंज है, पहली लेयर, ये दूसरी, पहली प्लस में दूसरी लेयर में अरेंज है ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बताई गई है, ये जो आप इसकी मुंडी देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसकी जो मुंडी है, ये जो इसके हेड है वो कैसे होते हैं? ये होते हैं वाटर लविंग, वाटर लविंग मतलब कि पानी को अट्रैक्ट करते हैं, वाटर अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट, इसलिए कैसे है? ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब यहाँ पर लिखा है हाइड्रोफिलिक, जो पानी को अट्रैक्ट करे उनका नाम हाइड्रोफिलिक, जो पानी को दूर भगाए उनका नाम हाइड्रोफोबिक। मतलब कि हाइड्रोफिलिक जो पानी को अपने पास बुलाते हैं, हाइड्रोफोबिक जो दूर भगाते हैं। अब इनकी जो हेड है वो तो हो गए हाइड्रोफिलिक, मतलब कि पानी को पास बुलाते हैं, लेकिन जो इनकी पूंछ है, इनकी जो टेल है, उनका काम क्या है? इनकी जो टेल है वो होती है हाइड्रोफोबिक, इनकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी को अपने पास नहीं आने देती। इस वजह से मैंने बात बताई थी, अगर कभी भी पानी अंदर आना है तो इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा ही आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। ठीक है, ये हमने समझ लिया फॉस्फोलिपिड के काम क्या थे। अब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की बात है, कोलेस्ट्रॉल की बात तो मैंने बताई थी पहले भी।
कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मेंटेन फ्लूइडिटी, मतलब कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मेंटेन फ्लूइडिटी, बस ये इसके काम है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मेंटेन फ्लूइडिटी, बाकी फालतू की चीजें लिखी है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मेंटेन फ्लूइडिटी, मतलब कि ये जो है मेम्ब्रेन को स्टेबल रहने में हेल्प करती है। मेम्ब्रेन जो है फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, देखिए बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट में फिक्स्ड स्ट्रक्चर में है, ये नहीं कि कहीं भी घूम रही है, उड़ रही है, ऐसे थोड़ी, फिक्स्ड शेप बना के रखती है, स्टेबल बना के रखती है। फ्लूइडिटी मतलब कि पानी की तरह, जैसे पानी है फ्लूइड है, सॉलिड नहीं है, सॉलिड बनने से रोकती है। मान लीजिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर लो हो गया, ठंडा हो गया, तो ठंड के कारण ये सिकुड़ के सॉलिड बन जाएगी। तो सॉलिड ना बने उसे ही हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल, जिससे सॉलिड ना बने। अब बता दिया है कई डिफरेंट टेम्परेचर में हेल्प करता है फ्लूइडिटी बनाने में। और ये क्या है, इंटरस्पर्स्ड है बिटवीन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में, ये गड़ी हुई है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो आप देख रहे हैं चीज, ये है कोलेस्ट्रॉल, ये गड़े हुए हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में, गड़े हुए हैं, इंटरस्पर्स्ड है। अब बात आई प्रोटीन की, प्रोटीन की उनका काम क्या है? ये भी एम्बेडेड है, गड़े हुए हैं, एम्बेडेड मतलब गड़े हुए, ये भी गड़े हुए हैं किसमें? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में। ये या तो गड़े हुए हो सकते हैं, गड़े हुए भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आए हम, यहाँ पर देखिए ये प्रोटीन इस इमेज में, यहाँ पर तो ये गड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ तो ये बाहर की प्रोटीन देखे, यहाँ तो ये बाहर भी है प्रोटीन, यहाँ तो ये बाहर भी है। यहाँ पर देखिए ये प्रोटीन यहाँ पर तो गड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तो बाहर भी है ये प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन गड़े हुए हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन बाहर भी लाई कर सकते हैं। तो एम्बेडेड विद इन मतलब कि अंदर, विद इन अंदर, जो अंदर गड़े हुए हो, दो शब्द है, विद इन अंदर गड़े हुए हो, और रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर, यह जो सरफेस है ना इसका, लिपिड लेयर का सरफेस, इस पर रेस्ट कर रहे हो, ये प्रोटीन है, ये रेस्ट कर रहे हो, पड़े हुए हो, या तो बाहर पड़े या अंदर, दोनों में, या तो अंदर पड़े हुए हैं, अंदर गड़े हुए हैं, या तो बाहर पड़े हुए हैं, बाहर लाई कर रहे हैं, यही नाम दिया गया है। अब जो प्रोटीन अंदर गड़े हुए हैं, उन्हें नाम दे दिया इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन अंदर, बिल्कुल अंदर तक गड़े हुए हैं मेम्ब्रेन के, मान लीजिए इमेज में चल के लेके चलते हैं, ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर तक गड़े हुए हैं, इन्हें नाम दे दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन, इन्हें नाम दे दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन, नाम दे दिया इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। जो अंदर गड़े हुए हैं उन्हें इंट्रिंसिक, जो बाहर गड़े हुए हैं उन्हें पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्स्ट्रा का बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहर, से एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर। इंटरल का मतलब होता है अंदर, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इंट्रिंसिक अंदर, एक्सट्रिंसिक बाहर, इन्हें इंटीग्रल भी कहते हैं, इन्हें पेरिफेरल भी कहते हैं। मैंने बताया था इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर गड़े हुए हैं मेम्ब्रेन के, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो गड़े हुए हैं उनका काम क्या है? प्रोटीन ऑफन एक्ट एज, ये जो प्रोटीन है चैनल की तरह, पंप की तरह और रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जिससे जो मॉलिक्यूल है ट्रांसपोर्ट हो सके। मान लीजिए प्रोटीन है अंदर गड़ा हुआ है, उसी पेज में चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा प्रोटीन है अंदर गड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है पानी H2O, अब आपको अच्छे समझ आएगा। यहाँ पर पानी है, पानी को क्या करना है? सेल के अंदर जा रहा है, मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, अंदर जा रहा है, मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर। लेकिन आपने एक चीज देखी, जो इसकी टेल है, टेल तो आपने पढ़ा हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि पानी से, पानी को रिपल करती है, पानी को दूर भगाती है, ये पानी को दूर भगाती है, ये तो पानी को बुलाना चाहती है इसकी हेड, ये तो पानी को दूर भगा रही है इसकी टेल की, भागो यहाँ से। लेकिन अगर पानी अंदर आना है तो वो किसके द्वारा आएगा? वो आएगा इन प्रोटीन की वजह से। ये प्रोटीन अंदर गड़े हुए हैं इंट्रिंसिक, इनके द्वारा इजीली H2O अंदर चला गया, H2O, और सेल को फंक्शनिंग में हेल्प कर दिया। तो ये जो प्रोटीन है जो अंदर गड़े हुए हैं, जो अंदर गड़े हुए हैं उनका काम क्या है? जो हमारे कई सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल है उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, ये और सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ये सारी चीजें। अब पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पर लेटे हुए हैं, जैसे ये जो सरफेस एरिया पे है, सरफेस पे बाहर ही पड़े हुए हैं आराम से, उन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का, उनका काम क्या है? वो एंजाइम की तरह काम करते हैं, एंजाइम की तरह, और सपोर्ट करते हैं सेलुलर इंटरेक्शन को, ठीक है। अब आई बात हमारी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत मेन रोल रहता है, आइए देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट, इसका काम क्या है? ये है अटैच्ड टू प्रोटीन, प्रोटीन के साथ ही अटैच है।
मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, देखिए कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन पर चिपक गए, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर चिपक गए तो उनका नाम दे दिया हमने ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट लिपिड पर चिपक गए, लिपिड पर चिपक गए, लिपिड पर, तो उसका नाम दे दिया ग्लाइकोलिपिड, सिर्फ ग्लाइको लग गया, ग्लाइकोलिपिड। मतलब कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर चिपक गए तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड पर चिपक गए तो ग्लाइकोलिपिड। यही चीजें हमने देखी, प्रोटीन पर तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड पर तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर चिपके ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड पर चिपके ग्लाइकोलिपिड। अब ये जो काम है, इनका काम क्या करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कैसे काम करते हैं, ये फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं, फिंगरप्रिंट की। मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपने लॉक लगा रखा है, फिंगरप्रिंट लॉक, तो इसे आपने अगर क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। वैसे ही ये फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं, कौन, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अगर कोई भी सब्सटेंस आया, कोई भी सब्सटेंस हमारा आया और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है उन्हें पता लग गया ये गलत है, तो ये अंदर आने नहीं देगा फिंगरप्रिंट। अगर कोई गलत आदमी है उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, तो ये फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं और सेल को हेल्प करते हैं, जिससे जो सेल है, मान लीजिए एक सेल है दूसरा, ये दोनों सेल एक दूसरे को पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके, बस यही हमारी चीजें थी। ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की हमने जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो टॉपिक्स है वो तो हमने पढ़ लिए, जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर है हमारा फोस्फोलिपिड, वो पढ़ लिया, कोलेस्ट्रॉल भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो हमने पढ़ लिया क्या क्या चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, अब फंक्शन देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला जो फंक्शन है दोस्तों वो है सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी इसका फंक्शन है, जो मैंने बताया। ये अलाउ करता है कुछ ये परमिशन देता है कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने की और बाहर जाने की। बैक्टीरिया आ गया, मान लीजिए सेल है, बैक्टीरिया अंदर आ गया, बैक्टीरिया तो इसे तो हार्म पहुंचा देगा, वायरस अंदर आ गया तो ये हार्म पहुंचा देगा, गलत हो जाएगा। तो ये कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देता है और कुछ को बाहर रख देता है। जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो तो अंदर आ जाएगा इजीली, अंदर आ गया। लेकिन ये जो है हमारा C6H12O6 ग्लूकोज, ये अंदर नहीं आएगा, बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके लिए क्या लगेगा, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इजीली अंदर आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा मॉलिक्यूल है C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसके लिए लगेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, इसके लिए प्रोटीन इस्तेमाल में होंगे, प्रोटीन की हेल्प से अंदर आ पाएगा इतना बड़ा मॉलिक्यूल, यही यहाँ पर लिखा है। अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल नॉन पोलर जो कि चार्ज नहीं है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो इजीली अंदर आ जाएगी। लेकिन चार्ज मॉलिक्यूल हो गए ग्लूकोज और आयंस, यहाँ पर ग्लूकोज और आयंस C6H12O6 ग्लूकोज है, उनके लिए लगेंगे हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पर देखिए प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के थ्रू ये आ सकता है, यहाँ पर दिखाया हुआ है। प्रोटीन के बिना ये आ नहीं सकता, क्यों, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है मेम्ब्रेन, कुछ सब्सटेंस को आने देगी। अब प्रोटीन के थ्रू आया ये C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब दूसरा काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन का काम है, जो मैंने बताया था। ये क्या करता है, स्ट्रक्चर बाउंड्री की तरह काम करती है ये मेम्ब्रेन। मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चरल बाउंड्री की तरह काम करती है। ये सेल होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये सेल है, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल को ग्रीन कलर से बना देते हैं, ये दोस्तों सेल है हमारा और ये इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल है, सेल के अंदर की जो भी चीजें है, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें, इनको क्या करता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर से आउटसाइड इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इन्हें, अंदर की चीजों को बाहर से प्रोटेक्ट, बस ये इसका प्रोटेक्शन का काम है। प्रोटेक्ट कैसे करती है, अंदर की चीजों को बाहर से। तो जो साइटोप्लाज्म और इसके इंटरनल ऑर्गेनल है, इसे एक्सटर्नल एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस मतलब बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरा काम है इसका कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का भी बड़ा अच्छा काम है इसका। क्या काम है, मेम्ब्रेन जो है ना, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर मेम्ब्रेन, इस पर क्या है, कुछ हमारे वो लगे होते हैं, कुछ हमारे रिसेप्टर लगे होते हैं। मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर,
रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर मतलब जो हमारे किसी भी चीज से जुड़ जाए वो होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर लगे होते हैं मेम्ब्रेन पर। अब ये जुड़ते किससे हैं? जैसे मैंने बताया ये जुड़ जाते हैं, ये रिसेप्टर इससे बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं हार्मोन के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, केमिकल सिग्नल के साथ। मान लीजिए किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो ये जो रिसेप्टर है ये बाइंड होगी हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ और केमिकल सिग्नल के साथ। वो जो सिग्नल है ये हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल सिग्नल ये आपको ब्रेन में पहुंचेगा। फिर आपको पता लगेगा कि आपको पेन हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है। ऐसे ही कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं सेल। अगर कोई डैमेज है तो वो जो सेल है एकदम जो रिसेप्टर लगे हैं उसके ऊपर, रिसेप्टर एकदम से कनेक्ट होंगे किसके साथ? हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल सिग्नल के साथ, और ब्रेन को बताएंगे सेल में इनएक्टिविटी हुई है, सेल में कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर देखिए मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस बड़ा इसका काम है। क्या काम है? ये कंट्रोल करता है बस इंटरनल कंडीशन को। मान लीजिए बाहर बहुत ठंड हो रही है, बाहर बहुत ठंड हो रही है, ठंड से बचने के लिए सेल का जो अंदर का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करता है कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेंटेन करेगा, वही इसका सेल मेम्ब्रेन का काम है। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करके रखता है होमियोस्टेसिस। ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो क्या करता है? डिफरेंट टेम्परेचर में फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है जिससे जो मेम्ब्रेन है फ्लूइड बनी रहे। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो इसकी मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? मेम्ब्रेन अंदर की कंडीशन को कंट्रोल कर लेती है, टेम्परेचर बढ़ा लेती है, बाहर भले ही ठंड हो रही है अंदर गर्मी रखती है। ये था इसका मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस का काम। अब फास्ट रिकैप है, रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा मेम्ब्रेन के बारे में। द मेम्ब्रेन डिटरमाइन, सबसे पहला जो मेम्ब्रेन है वो डिटरमाइन करेगी कौन से सब्सटेंस अंदर आएंगे कौन से बाहर जाएंगे। जैसे बड़े बड़े जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें क्या कर देगी? इजीली अंदर आने देगी। लेकिन लार्ज बड़े बड़े मॉलिक्यूल, सॉरी ये छोटे मॉलिक्यूल थे, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज और आयन उन्हें बाहर ही रहने देगी कि तुम तो बड़े हो, तुम्हारे में नहीं। उनके लिए लगेंगे हमारे स्पेसिफिक, उनके लिए प्रोटीन का इस्तेमाल होगा, प्रोटीन प्रोटीन लगेगी उनके लिए, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन का इस्तेमाल होगा। अब प्रोटेक्शन का काम क्या है इसका जो हमने अभी देखा? इट एक्ट्स एज ए स्ट्रक्चरल बाउंड्री, ये एक स्ट्रक्चरल बाउंड्री की तरह काम करती है, ठीक है। मतलब की प्रोटेक्शन में कुछ नहीं है, उसकी जो इंटरनल कंडीशन है अंदर की, अंदर का टेम्परेचर, अंदर की जो इंटरनल कंडीशन है उसे प्रोटेक्ट करती है। तो मान लीजिए सेल है, सेल की जो इंटरनल न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखती है बाहरी एनवायरनमेंट से। बस ये था प्रोटेक्शन का काम, हमने पढ़ा। कम्युनिकेशन का काम था, जो रिसेप्टर लगे हैं मेम्ब्रेन के ऊपर वो कनेक्ट हो जाते हैं हार्मोन के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, हार्मोन के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर के और अदर केमिकल सिग्नल के साथ, जिससे जो सेल है ना वो क्या कर पाता है? कम्युनिकेशन कर पाता है वेरी इजीली, और बाहरी जो एनवायरनमेंट है उससे भी कम्युनिकेट करने में हेल्प होती है। अब मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस जो हमने लास्ट में पढ़ा उसका काम क्या था? इंटरनल कंडीशन को कंट्रोल कर लेता है, बाहर भले ही ठंड हो रही हो अंदर का टेम्परेचर ये कंट्रोल करके रखेगा, जिससे जो सेल है सिकुड़ कर ये सॉलिड ना बन जाए। यहीं पर दोस्तों ये हमारा बंसोड़ लेक्चर खत्म होता है। ये हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। अगले वाले लेक्चर में हम डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।